क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 26 मई करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक, और जो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के और 2023 के जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पर टेलीग्राम व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। देखिए आज जो हमारे टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान क्या है, इससे संबंधित क्या क्रिटिसिज्म चल रहा है, क्या मतलब क्लेमिंग चल रही है। आभा मोबाइल ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण, नई चीज़ें कुछ जोड़ी गई हैं। ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ चालू किया गया, इंडिया से कौन जो है फाउंडेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। पेंगोंग सो चाइना अपना यहाँ पे क्या है हिमाकत दिखा रहा है। साथ ही साथ अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो ये मतलब क्या यहाँ पे करना चाह रहा है। इंडिया का नेट जीरो का क्या टारगेट है, किस साल तक जो है प्राप्त करना चाहता है इंडिया, 2070। ध्यान रखना, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आप लोग अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताइए कि मोदी जी ने पंच अमृत नाम से एक जो है 5 टारगेट दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित मैंने टेलीग्राम पे जो है पिक्चर भी इसकी शेयर करी थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ देता हूँ जिससे जो है आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी पीएचडी नहीं होती है। मंकी पॉक्स पहले हम लोग इसको कर चुके हैं, अभी क्या इसमें जो है चीज़ें आई हैं नई वो देखेंगे। एक ई वेस्ट के लिए एक नया ड्राफ्ट निकाला गया, हालांकि ऑलरेडी हमारे पास 2016 और अमेंडेड 2018 का जो है रूल्स हैं, लेकिन अब क्या अमेंडमेंट अभी दिए गए हैं, मतलब अभी मसौदा है, देखते हैं क्या होगा। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में केस क्या चल रहा है, किससे संबंधित है, मिडिवल हिस्ट्री के इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, किसने बनवाया, किसने चालू किया, किसने एंड किया, सब कुछ इसमें जो है कुतुब मीनार वाला कॉम्प्लेक्स इसमें देख लेंगे। और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कौन सा अभी हुआ, कौन कौन से नए जो है इसमें इनिशिएटिव, अभी टोक्यो में गए थे ना प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव नए हुए हैं, सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही कंप्रहेंसिव होता है हम लोग का करंट अफेयर, और डेली 6 बजे आपको मिलता ही मिलता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। अब देखो क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जो है ये इनसे संबंधित एक कंट्रोवर्सी होने लगी। क्यों, एक पिक्चर आ रही है भाई साहब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो उस पर क्या है कि दो समुदाय हैं, राजपूत समुदाय और गुज्जर समुदाय। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पृथ्वीराज चौहान गुज्जर हैं, दो राजपूत कह रहे हैं कि ये राजपूत हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या है। राजस्थान में 12वीं सेंचुरी में ये एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि इनके बाद जो है आपका स्लेव डायनेस्टी चालू हो गई थी। ठीक है, तो एक तरीके से मिडवल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये राजपूत जो डायनेस्टी थी जिसने राज किया, उसके बाद जो है आपका राजपूत, वैसे एनसीईआरटी सब जगह राजपूत ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर जो है आपका जो सेकेंड वॉर ऑफ तराइन था, उसके बाद से ये आपका नया चालू हो गया था, मुस्लिम रूल चालू हो गया था उसके बाद। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये तो न्यूज़ इसलिए है, उनके बारे में देख लेते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है चाहमना डायनेस्टी जो अजमेर की है उससे बिलोंग करते थे, और ये इमर्ज हुई थी एली डायनेस्टी प्रतिहारा एम्पायर जब जो 11वीं सेंचुरी की थी उसके डिक्लाइन के बाद। ये थ्रोन पे आए थे 1178 में, और फिर उसके बाद छोटे छोटे राजपूत जो स्टेट्स थे उनको हराकर काफ़ी इन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाया। और इनका काफ़ी जो गुजरात का, ठीक है, जो चालुक्य के साथ में इनके काफ़ी स्ट्रगल चला, तो वहाँ फिर इन्होंने गंगा वैली की तरफ अपना रुख कर लिया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जीत नहीं पा रहे थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक, और फिर देखिए घुरीद जब पहली बार इन्वेड किया उसने भारत में, तो पहला जो बैटल ऑफ टराइन हुआ उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। ठीक, आज का जो हरियाणा है, लेकिन दूसरे में डिफीट हो गई थी। और ये एक वाटरशेड मूवमेंट था हमारे मध्यकालीन भारत में, जब दिल्ली सल्तनत का जो है उदय हुआ और मुस्लिम रूल जो है चालू हो गया। ठीक, तो एक पोयम है पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई ने लिखी है इसमें, और ये ब्रज भाषा में। ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें इसमें जो मैं बताता हूँ यही चीज़ें पूछता हूँ वहाँ पर वैसे ही। ठीक, तो इसमें पृथ्वीराज जी को डिपिक्ट किया गया है। चंद बरदाई ने ये पोएम लिखी थी ब्रज भाषा में, पृथ्वीराज रासो, 16 सेंचुरी की ये जो है पोएम है। ठीक है,
विच इज थाउट टू हैव बीन कंपोज इन 16th सेंचुरी, ठीक, 16वीं सेंचुरी में। और ये राजा कौन सी सेंचुरी में थे? 12वीं सेंचुरी में, ध्यान रखना। अगला टॉपिक है आभा मोबाइल ऐप। आभा का क्या फुल फॉर्म है? आयुष्मान भारत, ये तो याद हो जाएगा, हेल्थ अकाउंट, ठीक। तो इसमें कई सारी चीजें, इसका मैंने जो है आप लोग के लिए देखिए ये एनोटेटेड, जो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पीडीएफ। ये देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक है, ठीक। ये किससे संबंधित है? हेल्थ रिकॉर्ड से संबंधित। जैसे हम लोग हैं, हम आप हैं, तो हम लोग के जहाँ पे भी डॉक्टर पास जाते हैं, कुछ डायग्नोसिस कराते हैं, कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड किस में आएंगे? स्वास्थ्य रिकॉर्ड में आएंगे, हेल्थ रिकॉर्ड में आएंगे। तो वो इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो है आपको दिखेंगे, ठीक। तो आपको, आप किसी और डॉक्टर पास जाते हो मान लो, तो आपकी पूरी हिस्ट्री इसके थ्रू आ जाएगी। तो अब इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए? तो इसमें क्या करेंगे, एक जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक। ये मैं वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से अभी है न्यूज़ में, क्योंकि लॉन्च हो गया, ये मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया इसका, ठीक। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये आपका आयुष्मान भारत हेल्थ ये अकाउंट, इसको जो है कार्यान्वित करना चाह रहा है मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप जो बनाया गया, पहले इसको बोलते थे NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, अब इसको जो है आभा मोबाइल ऐप बोल रहे हैं। इसको, इसमें क्या होगा, एक आप अपना एक आभा एड्रेस बना सकते हो, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, फुल फॉर्म भी पूछता है इसलिए याद रखिएगा। और उसको लिंक कर दिया जाएगा 14 डिजिट के आभा नंबर से, ठीक। तो ये दोनों जो है आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बना देगी। इस मोबाइल ऐप में आप खुद से भी, कोई मान लीजिए आपने पर्चा कहीं दिखाया डॉक्टर को, तो फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड भी लोड कर सकते हो, साथ ही साथ जो डिजिटल कई सारे जो हेल्थ रिकॉर्ड होंगे, जैसे कि आपके कोविन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो गई, प्रिस्क्रिप्शंस हो गए डॉक्टर के, वो सब भी इसमें मोबाइल ऐप में आ जाएंगे, ठीक। तो ये है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मोबाइल ऐप, इसका लॉन्च हो गया है, NHA ने लॉन्च किया है। अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। अब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था, उसका दूसरा संस्करण भी जो है चालू है, आपको मालूम है, अर्बन एरिया में, ठीक। और ये सारा कुछ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महुआ के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसका 8वां संस्करण, 2023 वाला 8वां संस्करण है, याद रखना, 2016 में चालू हुआ था, ठीक। इसमें क्या होता है, कम्पिटिटिव एक भावना की जाती है कि भाई साहब हम ज़्यादा मतलब सैनिटेशन स्वच्छ रख रहे हैं अपने शहर को, कि आप रख रहे हो, तो एक कई सारे इंडिकेटर्स हैं, उस पर जो है फिर उन पर मेज़र किया जाता है, ठीक। 2023 जो होगा उसका जो थीम है वो है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक। 2023 में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, जैसे कि जो अपशिष्ट होता है उससे सेग्रीगेशन, मतलब स्रोत पृथक्करण करना जरूरी है। जैसे घर से अगर मान लीजिए आपके, तो आप वहीं पे गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके दो, ठीक। उसके बाद वेस्ट का जो है प्रसंस्करण करो, प्रोसेसिंग करो, और फिर वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है वो डंप साइट तक ना जाए, ठीक। उसको रिडक्शन किया जाए वेस्ट में। ये सारी चीज़ों को एडिशनल वेटेज दिया जा रहा है, मतलब पहले मान लीजिए 10% ही इसको लेते थे 100% में से, तो अब 15% कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मतलब इसकी महत्वता ज़्यादा दी जा रही है इस बार के सर्वेक्षण में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक और भी मतलब इसमें है आप कि ज़्यादातर जो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन वाले में कौन सी सिटी भाई साहब ज़्यादातर क्लीन आती है? इंदौर आती है मध्य प्रदेश की, ठीक। इंडिकेटर्स और भी जैसे इसमें जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट का रिडक्शन होना चाहिए, ठीक। फेज वाइज प्लास्टिक वेस्ट का प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है। वेस्ट टू वंडर पार्क, जैसे आप लोगों ने इंद्रप्रस्थ पार्क देखा होगा या सुना होगा, आपका न्यू दिल्ली में है, तो वो पहले वेस्ट डंप साइट थी, अब फिर उसको एक वंडर पार्क बना दिया, बढ़िया खूबसूरत लगता है। तो जीरो वेस्ट इवेंट, ये सब को भी जो है इंडिकेटर यानी कि संकेतक की तरह इसमें जोड़ा गया है। वार्ड की रैंकिंग भी की जाएगी, सिटीज़ में वार्ड की जो अलग अलग वार्ड होते हैं ना, वार्ड मेंबर होते हैं, तो उनकी भी रैंकिंग की जाएगी कि कौन सा वार्ड ज़्यादा अच्छा है। ग्रास रूट लेवल पे जितना ज़्यादा आप वहाँ से चालू करोगे, ठीक, तो ये बॉटम अप अप्रोच है, ये ध्यान रखना, ये अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा कुछ संकेतक और भी जोड़े गए हैं, जैसे कि खुले में पेशाब करने वाली जो चीज़ है उसको येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक। और जो है, जो कई लोग जो है पान मसाला जो खाते हैं वो थूकते रहते हैं, तो रेड स्पॉट उसको बोलते हैं। ये सब भी इंडिकेटर इसमें जोड़े गए हैं। इस पे जो देखा जाएगा कि भाई साहब कौन से येलो स्पॉट या रेड स्पॉट ज़्यादा है किसी वार्ड में या क्या है, ठीक। और इसमें मतलब एक और चीज़ जोड़ी जा रही है महुआ के द्वारा कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, कि जो रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज होते हैं ना, उसके आपने देखा होगा कि जैसे फ्रंट एक होता है और उसके पीछे वाला जो एरिया होता है, पीछे वाला एरिया बड़ा गंदा होता है,
तो उसकी भी क्लीनिंग कराने की बात करी जा रही है। वहीं पे कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है, आगे जो है गेट वेट है वो बढ़िया, वहाँ पर लाइट वेट जल रही, साफ सफाई होती है। तो पीछे वाले एरिया को भी जो है, क्योंकि वहीं से जो है बीमारियां ये सब उत्पन्न होती हैं, तो उसको भी क्लीन करने की बात की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण आपका महुआ ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 से, कम्पिटिटिव जो है भावना लाने के लिए अर्बन सैनिटेशन में। और लेकिन मेन जो इसमें है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, नागरिकों की भागीदारी को जो है इसमें प्रोत्साहन किया दिया जाता है कि आप लोग खुद से भी इसको जो है करें, क्योंकि जन मूवमेंट बनाना जरूरी है, पब्लिक मूवमेंट बनाना जरूरी है, जन आंदोलन बनाना जरूरी है, तभी ये सक्सेसफुल होगा। सिर्फ सरकार काम करता रहे और हम जो है गंदगी फैलाते रहे, ऐसे नहीं होगा। ठीक, अगला टॉपिक है एजुकेशन संबंधित। देखिए ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए दुनिया में ओलंपिक जो है कौन कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक, तो ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसने कुछ ये बना रखे हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे नहीं कुछ खेल कूद नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे रहते हैं, या फिर जो है और मतलब स्कूलों में जाएं और वहाँ पे पढ़ें, ठीक, उनकी इच्छा रहे वहाँ पे खेल कूद भी हो। तो इस तरीके से वैल्यू एजुकेशन, मूल शिक्षा की तरफ जो है ये एक इन्होंने एक स्टैंडर्ड कुछ जो है किट विट बना रखी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो उसको लॉन्च किया गया अभी उड़ीसा में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। और साथ में किसके साथ में कोलैबोरेट किया गया, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। ठीक, तो ये ट्रस्ट का नाम याद रखना, कहाँ पे लॉन्च किया गया याद रखना। और उसमें भी दो जो सिटी हैं, 90 स्कूल, राउरकेला और भुवनेश्वर, वहाँ पे जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये जगहें भी याद कर सकते हैं जो लोग उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है आपका जो यंग लोग हैं उनमें वैल्यूज डली जाती है उत्कृष्टता की, रेस्पेक्ट की, सम्मान की और फ्रेंडशिप की। और इसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, ठीक है ना, कि गतिहीन जीवन शैली, एकाग्रता की कमी, और एडोलसेंट जो स्कूल से ड्रॉप हो जाते हैं, तो उनको जो है ये जो चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन आपका ये प्रोग्राम लाया गया है। ठीक, इंडिया में आपका ओडिशा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट OVEP IOC के द्वारा जो बनाया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक, अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए पेंगोंग सो लेक जो है वो आपका ऐसे है समझ लो। ठीक, तो भारत जो है के पास में इसका 1/3 हिस्सा है और 2/3 हिस्सा जो है इसमें चाइना का है। बीच में ये जो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है ना, तो मतलब भारत कहता है कि ये हमारा एरिया है, ठीक, एक्चुअली कंट्रोल हमारा ये है। डिस्प्यूट तो है ही है बॉर्डर पे, वो तो है ही है। ठीक, और ये वाला जो है ये अपना, इसने यहाँ पे चाइना ने अपना कब्जा वब्जा कर रखा है 1958 से अगर देखा जाए। तो इसमें कई सारे जो है जो पहाड़ होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा आगे निकला हुआ, तो इनको फिंगर्स बोलते हैं। ठीक, तो कभी इसमें आपने जरूर पढ़ा होगा पेंगोंग सो लेक पे फिंगर नंबर 8 के ईस्ट में ये बना रहे हैं, वेस्ट में बना रहे हैं। तो ये जो आगे उभरा हुआ एरिया है, ठीक, और अच्छे से इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखो। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये जो उभरा हुआ एरिया है ये फिंगर्स कहलाता है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3। तो फिंगर 8 जो है वहाँ ये LAC इंडिया इसको बोलता है। तो वैसे तो ये कब्जे में 1948 से आपका 1958 से सॉरी चाइना के, लेकिन इंडिया इसको बोलता, कब्जे में नहीं है इंडिया, लेकिन इंडिया के, लेकिन इंडिया इसको बोलता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है चाइना 8 किलोमीटर लंबा, नॉर्थ साउथ मतलब डायरेक्शन में। और ये परमानेंट ब्रिज है ताकि इनके आर्मर्ड व्हीकल्स और ये आसानी से आ जा सकें। और यहाँ पे पिछले साल आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंडिया और जो है चाइना के सोल्जर्स जो है लड़ भिड़ गए थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चाइना नहीं मान रहा है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया का है उसने ये बात कबूली कि हाँ सेकेंड ब्रिज चाइना बना रहा है पेंगोंग सो लेक पर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें और फिंगर 8 के ईस्ट में जो है ये बनाया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। और यहाँ पे एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन एक खंडहर है खुरनक फोर्ट। ठीक, तो वहाँ पे है, वहाँ पे ये बनाया रहे हैं। ठीक है, और ये जो है पेंगोंग सो मैंने आपको बताया 135 किलोमीटर लॉन्ग लैंडलॉक लेक है, जिसका 1/3 हिस्सा इंडिया के कब्जे में है, इंडिया के पोर्शन में है, और 2/3 चाइना के पास में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हाफ वे मार्क पे आपका जो है ये ब्रिज बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। मतलब चाइना मानेगा नहीं, चाइना जो करना चाहता वो करने की मतलब करता ही है वो। ठीक है ना, थोड़ा सा विस्तारवादी नीति इसकी रहती है चाइना की, पता नहीं क्या है। अब इंडिया भी देखिए इसी के लिए क्वाड वाड में जो है ज़्यादा अपनी पहल कर रहा है। ठीक, देखते हैं।
अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका एक क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज और इन सबसे निपटने के लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए, तो उस क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंडिया में ये एक अलायंस ऑफ सीईओ, ठीक, कंपनियों के होते हैं ना सीईओ, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उसके अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स, ये चैप्टर लॉन्च कर दिया है, जिसमें इंडिया के जो है क्लाइमेट एक्शन और डीकार्बनाइजेशन एफर्ट को और ज़्यादा जो है बल मिलेगा। ठीक, तो अब इसमें इन्होंने पिछले साल, ये मालूम ही है हम लोगों ने पढ़ा भी था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इन्होंने एक वाइट पेपर निकाला था, विजन था उसमें कि मिशन 2070, जो कि भारत ये कहता है कि हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे, यानी कि जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उतने कार्बन कैप्चर करेंगे 2070 तक। और ये मोदी जी ने अपने पंच अमृत प्लेज में एक प्लेज ये भी दिया कि नेट जीरो टारगेट हमें 2070 तक करना है। ठीक, तो ये वाला मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था आप लोग साथ में, पंच अमृत, बाकी के 4 भी जरूर बताइएगा। ठीक, तो अब इसको जो सीईओ वाला अलायंस वाला जो काम चल रहा है, इसमें केरनी करके एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है और इंडियन थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दो मिलकर काम करेंगे। ठीक, अब इसको पढ़ के आपको याद आ रहा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, और आपने कहाँ पढ़ा है, तो रायसीना डायलॉग भी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में मिलकर कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपको लगातार पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे तो याद आता रहेगा। इंटरलिंक ऐसा ही होता है, ऐसे ही एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे। अगला टॉपिक है मंकी पॉक्स। देखो, मंकी पॉक्स जो है आपका वैसे तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, लेकिन अभी ये कई सारे देशों में, जैसे कि यूरोप के देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक, तो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। WHO ने इसमें बोला भी है कि वहाँ पे यूरोप में कुछ रेव पार्टी हुई थी, मतलब समझो कि ड्रग वर्ग चलती है वहाँ पर, और वहाँ पे मैन टू मैन और जो है उल्टे जो है सेक्सुअल रिलेशन वहाँ बनाया गया, तो उसकी वजह से भी जो है ये मंकी पॉक्स फैल गया है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पे ये बताई जा रही है कि लैंसेट एक मैगजीन है, साइंस जर्नल है, तो उसने बोला है कि एंटीवायरल अगर मेडिकेशन किया जाए तो स्मॉल पॉक्स में भी हमको कुछ जो है बढ़िया प्रभावशाली इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई भी लाइसेंस ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स का। ठीक, तो उन्होंने 2 जो है मेडिकेशन के ऊपर स्टडी करी, एक थी ब्रिंसीडोफोविर, ठीक, और दूसरी थी टेकोविरिमट। ठीक, तो ब्रिंसीडोफोविर का तो इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिला, लेकिन टेकोविरिमट का उन्होंने कहा कि और शोध करना चाहिए, और ये एंटीवायरल दवा है जो कि हेल्प कर सकती है मंकी पॉक्स को के जो सिम्टम है उनको जल्दी अच्छे से निपटने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और स्मॉल पॉक्स जैसे ही होता है, ये वायरस की एक डिजीज़ है, दुर्लभ डिजीज़ है, कम होती है, मतलब ये कहने का है। और ये मतलब अफ्रीका के बाहर जो है WHO ने बोला कि इसको कंटेन कर लिया जाएगा, और कुछ 100 से ऊपर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखे गए केसेस। हालांकि वैसे ये कॉमन है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक, मंकी पॉक्स, इसमें देखो ऐसे फफोले टाइप के पड़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्स आपको पता है क्या होता है, चेचक, जो कि इरेडिकेट किया जा चुका है, पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अगला टॉपिक है ई वेस्ट। देखो, ई वेस्ट जो है आपका, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको, जैसे CD है ना, तो CD भी ई वेस्ट में आएगा। ठीक है, CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी पहले, फ्लॉपी डिस्क होती थी, वो सब भी। तो अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया है, अधिसूचना निकाली है, जिसपे पब्लिक फीडबैक वो मांग रही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिए। ऑलरेडी हमारे पास रूल्स हैं 2016 के, फिर उसको अमेंडमेंट किया गया 2018 में, अब ये नया है, इसमें पब्लिक फीडबैक दिया जाएगा, फिर आखिरी में फिर इसको जो है बिल की तरह निकाला जाएगा और फिर संसद से पास कराया जाएगा, या फिर ये जो है एग्जीक्यूटिव जो है इसको रूल्स की तरह निकालेगी। ठीक, तो इसमें कुछ जो चीज़ें इस मसौदे में है वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो भी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल बना रही है कोई कंपनी, सैमसंग हो गई या जो भी है, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है, फ्रिज बनाने वाली कंपनी, तो कंज्यूमर गुड कंपनी और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, इनको ये इंश्योर करना है कि 2023 तक जो भी ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, उसका जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करें और उसको रिसाइकलिंग भी करें। यानी कि जो वेस्ट उससे होगा, जैसे वॉशिंग मशीन बनी तो मान लीजिए खराब हो गई, तो उसका जो भी वेस्ट है उसको एकत्र भी करें और पुनर्नवीनीकरण भी करें। ठीक, 2023 तक आपका 60%, 24 तक 70% और 25 तक 80% तक का एम बनाने की इसमें बात करी गई है।
ठीक, साथ ही साथ इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है कि मतलब एक जो प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसकी कुछ जिम्मेदारी है, सिर्फ जिम्मेदारी बेचने तक ही नहीं है, उसको बेचने के बाद उसमें से जो वेस्ट हो रहा है उसको एकत्र वही पुनर्नवीनीकरण करना, ये सब भी जो है इसको विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ईपीआर भी बोला जाता है। अब ऐसा जो लोग करेंगे, वो अगर ये करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट जो है ट्रेडेबल होगा। ठीक, जैसे कार्बन क्रेडिट होते हैं ना क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, कि कार्बन का उत्सर्जन के जो है उसको ट्रेड कर लिया था, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसने कार्बन का उत्सर्जन कम किया, मान लीजिए 10 का उसको टारगेट था, उसने 8 ही किया, तो 2 उसके पास क्रेडिट हो गए। ठीक, तो वो क्रेडिट जो है किसी का मान लीजिए जो है 12 का टारगेट था, लेकिन वो जो है उसने 14 कर दिए। ठीक, तो ये 2 जो है एक्स्ट्रा वो इससे खरीद लेगा और उसके भी मतलब काम आ जाएगा। ठीक, तो इससे ट्रेडिंग हो गई मतलब कार्बन क्रेडिट की। तो वैसे ही यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, उसकी भी ट्रेडिंग हो सकेगी। एक कंपनी मान लीजिए उसका जो है कुछ टारगेट था वो नहीं अचीव कर पाया, दूसरे ने अचीव कर लिया और अच्छा अचीव कर लिया, तो एक्स्ट्रा जो है उसके पास अधिशेष जो है वो पहले वाली कंपनी उससे खरीद लेगी। तो इस तरीके का जो है कुछ इसमें प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन भी देना पड़ेगा उन कंपनियों को जो लोग नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट्स को मिस कर देंगे। ठीक, पर्यावरण मुआवजा भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ ईपीआर सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग हो गई, इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इन सब ये चीफ एंटाइटी होगी, मुख्य इकाई होगी जो ये सब मॉनिटरिंग करेगी। ठीक, आपका निगरानी रखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, मसौदे में दी गई हैं, देखते हैं क्या आता है। अगला टॉपिक है आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये इसमें चल रहा है कि ये बोला गया है कि केस चल रहा था 27 यहाँ पे टेम्पल बोला गया था, पहले एक केस था सुप्रीम कोर्ट में कि 27 टेम्पल को तोड़ा गया। ठीक, हिंदू टेम्पल थे, जैन टेम्पल थे, तोड़ा गया, और फिर जो वो तोड़ के जो मटेरियल था उसका यूज़ किया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाने में, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। ठीक, तो इसको तो जो है पिछले साल ही इस वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के अंतर्गत। अभी फिर से जो है ये कुछ केस आया, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो है को तलब किया गया कि आप बताइए इसमें अपना क्या है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ये किसकी देखरेख में आता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखरेख में आता है। तो उसने दिल्ली कोर्ट में ये कहा कि भाई साहब जब ये कॉम्प्लेक्स, ये मॉन्यूमेंट जो है, स्मारक जो है 1914 में आया, ठीक, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की तरह नोटिफाई किया गया, तब इसमें वर्शिप नहीं होती थी, तो अब हम इसका जो करेक्टर है वो चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने आप लोगों को पहले भी 2-3 दिन पहले बताया था कि जब भी कोई स्मारक आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो जो भी उसमें करेक्टर होता है उसमें कि वहाँ पे मान लीजिए किसी रिलीजन से जो है वर्शिप हो रही है, ठीक, तो उसी की रहेगी, और अगर वर्शिप नहीं हो रही तो उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो उस समय का स्टेटस को था वही बना रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे रिस्टोरेशन की बात हो रही थी सिविल सूट की, वो खारिज कर दिया गया है। अब कुछ समझ लेते हैं कि भाई साहब ये स्मारक बनाया किसने, कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें। ठीक, क्योंकि बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है मॉन्यूमेंट, ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाए गए हैं, उनके टाइम के हैं, और महरौली न्यू दिल्ली में स्थित है। कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का, इसको मतलब विक्ट्री टावर भी हम बोलते हैं, ठीक, इन द कॉम्प्लेक्स, ये एक रिलीजियस फिगर थे सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, तो सूफी सेंट थे ये, तो उनके नाम पे रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको स्टार्ट किया था बनाना, जो कि पहले सुल्तान भी बने थे दिल्ली में ममलूक डायनेस्टी के, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के। ठीक, ममलूक मतलब स्लेव बोला जाता है वैसे उनकी भाषा में। तो ये चीज़ है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को बनाना। ठीक है, जो ये दिखता है आपने देखा होगा, ये रहा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस में और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कुव्वत उल इस्लाम, क्या था ये, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, अब देखो इसके इन्होंने कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट कराया, लेकिन इसको जो है फिर कंटिन्यू रखा इल्तुतमिश में, जो कि कुतुबुद्दीन के बाद में अगले जो है सुल्तान थे, ठीक, ममलूक डायनेस्टी के। लेकिन फाइनली कंप्लीट किया फिरोज शाह तुगलक में। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, मध्यकालीन भारत में जब से मुस्लिम रूल आया तो उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई, तो उसकी ट्रिक है SKTSSLS। ठीक, SKTSL समझो,
ठीक है। आखिरी में सूर है तो वो नहीं मानेंगे हम उसे, ठीक है, तो क्योंकि वो इधर वो अलग हो जाता है। तो SKTSL है, SKTSL, ये ट्रिक है डायनेस्टीज को याद करने के लिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले स्लेव आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर आपके ये सईद आए, फिर लोधी आए। ठीक, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक है। इसी तरीके देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं एक साथ आपको पूरी चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन जब जब जो चीज़ें आती हैं तो मैं आपको वहाँ बताता हूँ। तो इसलिए डायरेक्ट रोज़ जो है ये 20-30 मिनट का जो हमारा होता है, ये काफ़ी कंप्रिहेंसिव होता है करंट अफेयर। इसमें करंट अफेयर ही नहीं, उसका बैकग्राउंड भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आती हैं। ठीक, तो ये चीज़ जो है, फिर फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे, उन्होंने जो है बनवाया था, कंप्लीट करवाया उसको 1668 में। ठीक, तो ये सॉरी 1368 में, ये ध्यान रखना। कुतुब मीनार के अलावा कुवत उल इस्लाम मस्जिद इसमें है। इसके अलावा जो है अलाई दरवाज़ा गेट है, अलाई मीनार है और आयरन पिलर है। ठीक, और इसमें कुछ कब्रें भी हैं लोगों की, जैसे इल्तुतमिश की कब्र है, अलाउद्दीन खिलजी की जो है कब्र है, और इमाम ज़मीन की कब्र है इसी कॉम्प्लेक्स में। अब जो ये आयरन पिलर है, ये आयरन पिलर जो आपका बनवाया गया था 375 से मतलब 415 CE कॉमन एरिया AD के बीच में, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। और इसमें खूबी ये है इस पिलर की कि भैया जंग लगती ही नहीं है, जंग लगते ही नहीं है। इतने साल 1500 16 17 साल 1700 साल हो गए, जंग इसमें लगती नहीं है। आयरन पिलर बहुत ज़्यादा चंद्रगुप्त 2 ने बनवाया था, ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बोलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो आप लोग अब ये पढ़ा हुआ तो आराम से कर लोगे। अब देखो, मोदी जी गए हुए थे टोक्यो जापान, वहाँ पे जो है क्वाड की, यानी क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की चौथी मीटिंग थी, 4th मीटिंग। हालांकि क्वाड जो है ये इनफॉर्मल एक ग्रुपिंग है, जिसमें कि USA है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, और ये मतलब वैसे बोला जाता है कि चाइना को इंडो पैसिफिक ओशन में कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए जो है ये बनाया जा रहा है। ये कहते हैं कि भैया जो भी समुद्र में या फिर हवा में जो है एरोप्लेन उड़ाने की फ्री होनी चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई रोके अपना जो है यहाँ पर, जैसे चाइना को भी मतलब टारगेट किया जा रहा है कि उनको ये नहीं है कि वो हमें यहाँ पे अपनी गुंडई दिखाएं। ठीक है, आसान भाषा में। तो ये चीज़ें बाकी, हालांकि ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन, सर्च एंड रेस्क्यू, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी इसके मुद्दे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक इसका जो है बड़ा वो है, रीज़न है इंडो पैसिफिक रीजन में। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने करी हैं, जैसे कि इन्होंने किया है यहाँ पर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो मतलब इंडो पैसिफिक यानी कि भारतीय और प्रशांत महासागर में ऐसी साझेदारी की जा रही है कि जो समुद्र में जो भी डेटा है, ठीक, जैसे जापान के आसपास कोई है, इंडिया के आसपास कोई है, USA के आसपास कोई है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास समुद्री जो एरिया है उसमें जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो आपस में डेटा ये लोग रियल टाइम बेसिस पे शेयर करेंगे, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा और ज़्यादा अच्छे से ये लोग जो है निपट पाएंगे अगर मान लीजिए कोई जो है उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो फास्टर, वाइडर और मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर मिलेगी रियल टाइम एक्टिविटीज़ में, ठीक, पार्टनर्स के वाटर में। तो इसमें डार्क शिपिंग हो गया, मतलब मान लीजिए कोई स्मगलिंग कर रहा है या जो है एंटी जो है मतलब सबमरीन लेके जा रहा है, ठीक, तो उसको जो है रोका जा सकता है। साथ ही साथ और भी चीज़ें हो गई, जैसे बोल दिया कि क्लाइमेट एक्शन करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन इवेंट करेंगे, फिशरीज़ के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डेटा शेयर करेंगे। इसके अलावा देखिए क्या इन्होंने बात करी, क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल, यानी कि इन सारी कंट्रीज़ के, चारों कंट्रीज़ की जो उपग्रह हैं, सेटेलाइट है, उनका डेटा भी आपस में लोग शेयर करेंगे ताकि और अच्छे से इस पर नज़र रखी जा सके भारतीय प्रशांत महासागर में। ठीक है, और इस पे जो है क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप भी है भाई साहब, उसमें जॉनसन के वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल लैब इंडिया में चल रहा है। इसका भी काफ़ी जो है यहाँ पे सराहना की गई है मोदी जी की। और इसके बाद देखो, क्वाड जो है ये अनौपचारिक एक बहुपक्षीय समूह है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान है। और इनका मेन जो आपस में सहयोग करने का जो उद्देश्य है वो है ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना, खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग करना है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है, किसी तरीके की दिक्कत आ रही है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं। ठीक, ये नंबर है मेरा 9650347272 और ये टेलीग्राम चैनल जो कि
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।